हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर हमें जो मेनली करना है वो करना है नया चैप्टर। और नया चैप्टर जो है हमारा है वो आता है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज से हमारी जर्नी की एक नई शुरुआत हुई है दोस्तों। तो भैया आज जो हमें करना है वो एक नया चैप्टर करना है। तो इससे पहले मैं आपको क्या क्या करा चुका मैं बता देता हूँ, फिर आप एक बार मैच कर लेना अपने बुक से कि आपका मैच हो रहा है नहीं हो रहा। सर सबसे पहले हमने पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग टर्म, ये पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसके अंदर हमने वर्ड सीखे थे क्या था, एसेट किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं। फिर हम पहुंचे थे चैप्टर एक वन में जो हमारा था आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग ये पढ़ा था। और इसमें मैंने कहा था आपको कुछ बातें मेरी रह गई तो मैं इसको 50% बोलूंगा कंप्लीट हुआ है, 50% आइडिया भी आ रहा है। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने पांचवा पढ़ा हमने आपके पास प्रिंसिपल्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ये पढ़ा। फिर हमने अभी आपको क्लास पढ़ा सिक्स्थ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन 15-16 क्लास हो चुकी है और अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कितनी बातें, मतलब 15-16 क्लास के अंदर हमने इतनी बातें कवर कर ली। और इतनी बातें कवर करने के बाद आपसे आप थोड़ा नॉलेज हो गई अकाउंटिंग की, कैसे अकाउंटिंग वर्क करता है और कैसे नहीं। अब थोड़ा एडवांस लेवल, ये था बेसिक लेवल, ये था बेसिक लेवल जो आपका बेस बनाया। अब थोड़ा मॉडरेट लेवल पे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स थोड़ा और बढ़ते हैं, फिर एडवांस में चलेंगे। तो ये मीडियम लेवल। अब जो रह गए कॉन्सेप्ट, अब वो अकाउंटिंग कैसे चालू होगी। और यहाँ से मैं 7 जो मेरा चैप्टर रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग प्रोसीजर एक बार बता देना सही रहता है, सही रहता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या हमारा रह गया। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर 8वां हमारे पास रह जाता है जर्नल एंट्रीज। 8वां रह जाता है जर्नल एंट्रीज। फिर 9वां हमारा रह गया लेजर अकाउंटिंग। 10वां हमारा रह गया है आपके पास लेजर के बाद हम सीधा ही पढ़ लेंगे ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद सीधा पढ़ लेंगे ट्रायल बैलेंस। 11वां हमारा रह गया है कैश बुक, इसको हम स्पेशल पर्पस बुक भी कहते हैं, स्पेशल पर्पस बुक। और फिर 12वां हमारा रह गया है, ये होती है फर्स्ट पर्पस बुक और ये होती है स्पेशल पर्पस बुक सेकेंड। इसको हम प्यार से बोलते हैं सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक। ट्रायल बैलेंस में पहले पढ़ा चुका, जबकि ट्रायल बैलेंस लास्ट में दे रखा है बुक में, हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ शेड्यूल है जो अभी हमें पढ़ना है, इसको बोलते हैं मीडियम लेवल। इससे थोड़ा और बेसिक लेवल क्लियर होगा और अकाउंटिंग, अब से अकाउंटिंग चालू हो गई समझिए। अभी तक तो थ्योरी चल रहा था, अभी तक तो वो आगे जाकर यूज होगा धीरे धीरे। अब असली अकाउंटिंग चालू होगी, डेबिट क्रेडिट का रूल चालू हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं बताऊंगा ये दोनों है, जो आपको पूरी जिंदगी में काम आएगा जब तक आप अकाउंटिंग करोगे पूरी जिंदगी में। उसके बाद तो नॉर्मल है, उसके बाद तो आप ऐसे सीख लोगे। तो जनरल एंट्री और लेजर अकाउंट पूरी जिंदगी में काम आने वाला है, क्योंकि हर जब भी हम कोई बड़े लेवल की अकाउंटिंग करेंगे वहां पर जनरल एंट्री और लेजर अकाउंट जरूर होगा। तो ये जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा स्टडी नोट नंबर 1 अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फिर चैप्टर्स आने लगेंगे, फिर वो चैप्टर लगवाते हैं मुझे। अभी आपको कितना कराना है आज की क्लास के बाद 1 2 3 4 5 6 कराने हैं और 6 में करा चुका, मतलब टोटल 12 चैप्टर है एक ही स्टडी नोट नंबर 1 में, डेप्रिसिएशन से पहले, डेप्रिसिएशन छोड़ने के बाद, डेप्रिसिएशन से पहले। ठीक है, चलो ये चीज हो चुकी है। अब मैं आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर की हेड डालेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर। लो भाई चैप्टर की हेड डालना, और मैं ये कहूंगा ये ना, अब अकाउंट्स में जब क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन का एक बेस है, बेस अगर ये आ गया ना तो अकाउंट से क्वेश्चंस भी होंगे। मतलब ये एक ऐसा बेस है चैप्टर नंबर 6 जो आपको पूरी अकाउंटिंग की लेवल ऑफ नॉलेज देगा। मतलब जिंदगी में जब जब आप अकाउंट बनाओगे ना चैप्टर नंबर 6 के बेस पर बनाओगे।
विदाउट चैप्टर नंबर 6, मतलब चैप्टर नंबर जो मेरा भी चल रहा है, चैप्टर क्या वाला चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसीजर कहते हैं इसको, अकाउंटिंग प्रोसीजर, और इसको प्यार से नाम देते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर। जिंदगी में जब भी आप अकाउंट बनाओगे ना, तो पूरी अकाउंटिंग, मैं आज पूरी सिलेबस खत्म करा दूंगा, पूरा सिलेबस इसी के बेस्ड पर होगा, पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस। और जिंदगी में कभी भी किसी भी लेवल का अकाउंटिंग करते हो, पूरा लेवल ऑफ अकाउंटिंग इसी चैप्टर पे बेस्ड है। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पेपर नहीं, ऑफ अकाउंटिंग, ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट। अकाउंटिंग सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर, ये ना बेस बनाएगा। पेपर में आता नहीं है, पेपर में नहीं आता, विदाउट इसके आप अकाउंटिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग पेपर नहीं आता, पेपर में कम आता है, पेपर में तो ना आता है, बेसिक है, बेसिक का पेपर में तो ना आता है, पेपर में तो एडवांस आएगा, तो एडवांस को सीखने का करेगा, बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सीखते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ इसका। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या कहता है? कहता है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड on the basis, on the basis of evidence like invoice, cash memo, bill, etc. एक चैप्टर आता है मेरे दोस्तों वाउचर, वाउचर का भी चैप्टर जो हमारे सिलेबस के अंदर है, कि हमारा पढ़ाया भी नहीं। वाउचर का मतलब होता है बिल, जिसके ब्याज पर आप ट्रांजैक्शन करोगे। मैं आपको पहले ही बताया था कि ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे जब हमारे पास एविडेंस होगा, उसका एविडेंस मतलब बिल होगा। आपने किसी से कुछ सामान खरीदा, आपके पास उसके बाद बिल पड़ा होगा ना सामान खरीदने का, बिल होगा तो रिकॉर्ड करना, नहीं होगा तो रिकॉर्ड मत करना। तो जो ट्रांजैक्शन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे? अगले चैप्टर के अंदर रिकॉर्ड करना सीखेंगे। रिकॉर्डिंग मैं तब से यूज कर रहा हूं, अभी तक मैं 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिया, उसका मैंने यूज करा कि रिकॉर्डिंग करते रिकॉर्डिंग करते रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कब होती है? जनरल एंट्री चैप्टर के अंदर होती है रिकॉर्डिंग असली। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी, तो किस बेसिस पर रिकॉर्ड करी जाएगी? एविडेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड करा जाएगा। एविडेंस लाइक इनवॉइस, जब आप किसी से माल उधार पर खरीदते हो तो इनवॉइस बोलते हैं, जब किसी से माल उधार पे बेचते हो या खरीदते हो तो इनवॉइस। तो अगर आपके पास क्रेडिट सेल या फिर क्रेडिट परचेज होता है, तो जो आपको बिल मिलता है वो बिल को बोलते हैं इनवॉइस। और अगर आपने कैश सेल या फिर कैश परचेज करा होता है, तो जो आपको बिल मिलता है उसको बोलते हैं कैश मेमो। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप उधार पे माल खरीदते बेचते हो तो इनवॉइस आपको भेजना पड़ेगा, इनवॉइस की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप कैश में माल खरीद रहे हो तो आपको एक कैश मेमो मिलेगा, और कैश में अगर माल बेचोगे तो आपको कैश मेमो देना पड़ेगा। इनवॉइस कब देना पड़ता है? जब हम माल उधार पर बेचते हैं तो दूसरे पर्सन जिसने खरीदा उसको देते हैं। अगर हमने माल उधार पर खरीदा तो इनवॉइस हमें मिलेगा। दोनों क्या होते हैं? बिल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? दोनों ही बिल होते हैं। कितने का बिल खरीदा है, कितना आपके पास, डिटेल क्या होती है, किस डेट पर खरीदा, क्या क्वांटिटी की थी, कितना रेट था उसका, कितना प्राइस था, टोटल था, जीएसटी कितना लगा, ये सब रहेगा आपके पास टोटल। इंट्रोडक्शन कहता है भाई कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं वो एविडेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड करा जाता है, मतलब कैश मेमो, इनवॉइस, बिल वगैरह एक्सेट्रा के बेसिस पर रिकॉर्ड करा जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी बिल, आपने ट्रांजैक्शन करी, कोई भी लेन देन करा और आपके पास बिल नहीं है, तो आप उस बिल, उस वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। बिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलो इसके भी पर लास्ट प्रिंसिपल पढ़ाया था मैंने प्रिंसिपल चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कह रहा है आपसे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, rule of debit and credit apply to each transaction, apply to each transaction, rule of debit and credit apply to each transaction, rule of debit credit apply हो जाएगा हर ट्रांजेक्शन while recording in the books of account, while recording the transaction in the books of account, the transaction
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बाय रिकॉर्डिंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स में जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बोल सकते हैं या ओरिजिनल एंट्री कह सकते हैं। ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? अगला वाला चैप्टर है ना जनरल एंट्री, उस जनरल एंट्री को बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? ओरिजिनल एंट्री। तो जब भी आप ओरिजिनल एंट्री या जनरल एंट्री या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई होगा। दैट वाइज वी हैव टू स्टडी रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे, हर एक ट्रांजैक्शन पर डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई होगा। इसलिए डेबिट क्रेडिट का रूल हमें इस चैप्टर के अंदर ना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है, समझ में आया? तो दो लाइन में मैंने इंट्रोडक्शन खत्म करा दिया कि हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। कहता है कभी भी कोई ट्रांजैक्शन जब भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है तो वो एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। अगर आपका एविडेंस है तो आप रिकॉर्ड करोगे। अब रिकॉर्ड कैसे करा जाए? तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखना पड़ेगा। कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करोगे, हर एक ट्रांजैक्शन पर रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई होगा। तो इसलिए इस चैप्टर के अंदर आपको ये सिखाया जा रहा है कि जब भी कभी जिंदगी में आप कोई भी ट्रांजैक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे, लिखोगे, तो वहां पर रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट को अप्लाई किया जाएगा हर एक ट्रांजैक्शन में। इसलिए इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या है, जिससे आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सको। आई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछो ये चैप्टर आपको क्यों सिखाया जा रहा है? ये सिखाया जा रहा है कि जब आगे जाकर आप रिकॉर्ड करोगे ना ट्रांजैक्शन को, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेबिट क्रेडिट के रूल पता होने चाहिए, और वो डेबिट क्रेडिट के रूल इस चैप्टर के अंदर लिखे गए हैं। आई बात समझ में? चलो, तो आगे हम बात करता हूं कि भाई अकाउंट क्या होता है। व्हाट इज अकाउंट? क्या बोला? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट लिखा है, अकाउंट्स नहीं लिखा, वाला अकाउंट्स नहीं जो डेफिनेशन सिखा। अकाउंट जब मैं कहता हूं ना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, कैसे बनता है अकाउंट, तो वो सिखा रहा हूं। अकाउंट कैसे बनेगा हमारे बुक्स ऑफ में, तो वो सीख रहे हैं। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट्स, अकाउंट्स नहीं, वो नहीं सीखा है। अकाउंट्स जहां आप रिकॉर्डिंग क्लास में समझाएंगे वो नहीं। अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट किसे कहते हैं? क्या ध्यान देना अब भाई, अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट कैसे बनता है, वो सिखा रहा हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड, अकाउंट क्या है? अकाउंट एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है अंडर अ पर्टिकुलर है, अंडर अ पर्टिकुलर है, अंडर अ पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर है। इट रिकॉर्ड ओनली, इट रिकॉर्ड नॉट ओनली बहुत है, इतना बहुत है, इट रिकॉर्ड नहीं। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अभी पर्टिकुलर हेड कैसे बनता है मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा देखना, एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू, ये बना देगा, एन अकाउंट, एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अकाउंट को दो भागों में बांटा गया। दैट इज, एक पार्ट का नाम दिया गया डेबिट पार्ट और एक का नाम दिया क्रेडिट कार्ड। पूरे अकाउंट को दो भागों में बांटा गया, एक डेबिट एक क्रेडिट। इट यूजुअली टी से बताओ, इट यूजुअली, इट यूजुअली, इट यूजुअली इन टी से, टी फॉर्म, किस फॉर्म में होता है? टी फॉर्म में होता है। अभी टी फॉर्म कैसा होता है? ठीक है, अब सर कैसे बनेगा अकाउंट देखते हैं। दोस्तों थोड़ा आपको चेंजमेंट लगा होगा, सिस्टम इशू के कारण ये नेक्स्ट दिन वीडियो बनाई जा रही है, वो वीडियो वहीं पर रोक दी गई। अब नेक्स्ट हम थे आपके पास अकाउंट्स में, तो व्हाट इज अकाउंट में आपको बता रहा था कि हम अकाउंट्स बनाना कैसे सीखेंगे। तो वो देखते हैं सर अकाउंट कैसे बनेगा। इधर देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, ये आपने लिख लिया था, मैं आपको फिर दोबारा पढ़ा देता हूँ। देखो अकाउंट्स कह रहा है, अकाउंट्स इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। कह रहा अकाउंट क्या है? एक ट्रांजैक्शन को किसी हेड में रिकॉर्ड करना। पर्टिकुलर हेड का मतलब क्या हुआ, भी दिखाते हैं। कह रहा अकाउंट को दो भागों में बांटा गया, एक भाग को बोला डेबिट पार्ट, एक भाग को बोला क्रेडिट पार्ट। और ये यूजुअली टी से अकाउंट बनता है। कैसे बनता है? टी फॉर्म में। टी फॉर्म कैसे बनेगा? देखो मैं टी फॉर्म बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया टी। कैसे बनाऊंगा? टी कैसे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बड़ा टी बनाना है।
ये बन गया टी। तो टी से अकाउंट बनता है, दो पार्ट होगा इसके, एक वाला डेबिट, और डेबिट को हम नाम देते हैं डी आर से, डी आर फॉर डेबिट, ठीक है, डी आर डॉट, और सी आर डॉट फॉर क्रेडिट। तो डेबिट साइड होती है हमारी कौन सी साइड, डेबिट साइड हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट साइड कौन सी होती है हमारी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड किसी भी अकाउंट्स के डेबिट साइड कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारी कौन सी होगी दोस्त, डेबिट साइड होगी, और राइट हैंड साइड वाली कौन सी होगी सर, हमारी क्रेडिट साइड होगी। इसके बाद हमें एक अकाउंट, एक और चीज बनानी है, यहाँ पर एक और आपके पास करना है ये। इसके बाद इसमें दो चीज बनती है दोस्त, दो चीज, पहली चीज बनती है डेट, फिर बनती है पर्टिकुलर्स, फिर बनता है अमाउंट। कैसे बनेगा देखो, मैंने यहाँ पर लिखा डेट का कॉलम, यहाँ पर मैंने बना दिया अमाउंट का कॉलम, ये बन गया अमाउंट का कॉलम, ठीक है। फिर मैंने बनाया डेट का कॉलम, डेट का कॉलम बनाने के बाद फिर मैंने बनाया अमाउंट का कॉलम, और इसी में मैंने एक और कॉलम बनता है छोटा सा, जिसका नाम होता है एल एफ या जे एफ। इनका सभी का यूज होता है, मैं आपको एक एक करके यूज भी बताऊंगा इसका। तो मैंने कहा भाई डेट, इसको बोलते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ होता है एल एफ, या फिर दूसरा नाम इसका हो गया जे एफ, सबका नंबर बताएंगे। यहाँ हो गया अमाउंट, फिर स्टार्ट करेंगे, ये तो ये एक पार्ट हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ और अमाउंट, ये एक पार्ट हो गया डेबिट पार्ट। अब क्रेडिट साइड की शुरुआत, फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ बोल लो या जे एफ बोल लो, ये अमाउंट। ऐसा बनता है दोस्तों, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड जो होती है हमारी डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड जो होती है हमारी क्रेडिट साइड होती है। अकाउंट को दो भागों में बांटा, इधर आता है नेम ऑफ अकाउंट, क्या आता है इधर, बिल्कुल मिडल पे आएगा क्या, नेम ऑफ अकाउंट। जैसे कि मैं नेम ऑफ अकाउंट तो बिल्कुल मिडल पे आ रहा है, जैसे कि मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया सेल अकाउंट, क्या सा अकाउंट बना रहा हूँ, सेल अकाउंट, ए स्लैश सी का मतलब हो गया अकाउंट। तो अब डेट का मतलब जिस दिन दिन पर आपके ट्रांजेक्शन उस दिन की डेट यहाँ पर आनी है, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या आनी है, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी, जिस दिन आपने सेल करी, जिस दिन पर सेल करी उस दिन की डेट यहाँ पर आएगी। उसके बाद आपने नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट आएगा यहाँ पर, नेम ऑफ द अकाउंट, किसको बेचा, कैश में बेचा, उधार पर बेचा, राम को बेचा, श्याम को बेचा, उसका नाम आएगा यहाँ पर, कि हमें पता चले ना कि हमने सेल करी तो किसको करी है, कैश में करी है, क्रेडिट में करी है। अगर क्रेडिट में करी है उधार पर तो किस पर्सन को बेचा उसका। अगर आपने कैश में सेल करी तो आपका टू कैश करके आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत यहाँ पर जब भी कोई शुरुआत होगी वो टू करके होगी, जैसे कि एग्जाम्पल टू, 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 ये तरीका है अकाउंट्स मेंटेन करने का। जैसे कि मैंने कहा टू कैश करके मैंने कैश में माल बेचा, या फिर मैंने कहा टू राम को माल बेचा, या मैंने कहा कि श्याम को माल बेचा, है ना, ऐसे करके मैंने कहा मोहन को माल बेचा। तो ये सब क्या है, ये सब तरीका है लिखने का, ये क्या है एग्जाम्पल। तो नेम ऑफ अकाउंट यहाँ आ गया, ये एग्जाम्पल है, टू करके शुरुआत होती है, और यहाँ की जो शुरुआत होती है वो बाय करके होती है। मतलब क्रेडिट साइड की शुरुआत क्या होगी, बाय करके, क्रेडिट साइड बोलेंगे। कौन सी साइड बोलेंगे आप, क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मैथमेटिक्स में होता है, पर अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमारी कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट साइड हमारी कौन सी होती है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो पर्टिकुलर की शुरुआत होती है वो टू से होती है दोस्तों, कैसे होती है, टू से। और राइट हैंड साइड की जो शुरुआत होती है वो, क्रेडिट साइड की जो शुरुआत होती है वो 22 होती है। यहाँ पर भी क्या आएगा, नेम अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, नेम ऑफ अकाउंट के अंदर बाय, राम, श्याम, एक्सेट्रा, कुछ भी दे दो, ठीक है। यहाँ इन्हीं के सामने इनका अमाउंट लिख देना, अमाउंट के लिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, अमाउंट लिख देना यहाँ पर, इन्हीं के सामने इनका अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पर इसकी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, जो भी इस तरह से होगी वो क्या, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, बाद में सीखना है। डेबिट साइड में क्या, अब मैं बोलूंगा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड मतलब कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड मतलब कौन सी, राइट हैंड साइड। अब डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, हम बाद में सीखेंगे दोस्त। अभी हमें बस क्या करना है, अभी हमें अकाउंट देखना है कि अकाउंट मेनली होता कैसा है। ऐसा होता है दोस्तों टीसी को, डेट, पर्टिकुलर, एल एफ, जे एफ या फिर अमाउंट। अब ये जो साइड है यार, इसको बोलते हैं एल एफ, एल एफ फॉर लेजर फोल्डिंग। इनका यूज क्या है, मैं यूज बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर लिख देते हैं जर्नल फोल्डिंग।
अभी यूज नहीं बता सकता, यूज बनाने के लिए मुझे थोड़ी आपको बातें बतानी पड़ेगी। सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, सेम ही है, लेजर फॉर यूज जनरल। इनका यूज क्या होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अगले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे तरीके से एक अकाउंट बनता है और ये हम यहाँ पर लास्ट में अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर मैंने बता दिया अकाउंट कैसे बनता है, तो आप देखो ऐसे बनता है, टी शेप अकाउंट होता है। कैसे होता है? टी शेप अकाउंट, जिसके अंदर एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर अकाउंट का नाम आएगा, जैसे कि लेट्स सपोज सेल अकाउंट है, यहाँ डेट आती है, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ LFJ कुछ भी लिख दो, अमाउंट, फिर डेट, फिर ये डेबिट साइड का हो गया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड का हो गया, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड का होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड होगा, LFJ, ठीक है। तो कुछ ऐसे तरीके का यहाँ पर क्या बनता है दोस्त, अकाउंट्स बनते हैं। और अकाउंट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखो जब भी मैं अकाउंट बनाऊंगा तो मैं यही फॉलो करूंगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंट। व्हाट इज अकाउंट बोलूंगा तो क्या बोला था मैंने व्हाट इज अकाउंट के अंदर, कि एक पूरे अकाउंट को दो भागों में बांटा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। मैंने देखो एक लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, अमाउंट तक की, मतलब यहां से इधर, यहां से इधर डेबिट साइड है, और यहां से इधर क्रेडिट साइड है। मतलब यहां से इधर क्या है, डेबिट साइड, और यहां से इधर क्या है, क्रेडिट साइड है। मतलब शुरुआत डेबिट साइड से कहां से होगी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट खत्म हो जाएगा, फिर क्रेडिट साइड की शुरुआत कहां से होगी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मतलब दो भागों में बांट दिया अकाउंट को। और अकाउंट्स का हेड होगा, पर्टिकुलर हेड होगा। और पर्टिकुलर हेड क्या है, देखो कौन सा अकाउंट बनाना मेंटेन कर लो, ये है पर्टिकुलर हेड। इसी को हम क्या नाम देंगे, पर्टिकुलर हेड बोलेंगे। सेल अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। कब कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो अभी अभी नहीं सीखना। अभी तो एक फॉर्मेट है, अभी दिखाया है मैंने कि कैसे फॉर्मेट होता है। इसको बोलते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट कहा जाता है। फॉर्मेट कहा जाता है इन अकाउंट्स का, तरीका होता है अकाउंट्स मेंटेन करने का। तो जो फॉर्मेट आपको गिवन होगा उसी फॉर्मेट में आपको अकाउंट मेंटेन करेंगे, अपना कोई फॉर्मेट नहीं बनाओगे आप, ठीक है। चलो इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो आगे बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको सिखाया कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा लिख लें। मैं यहाँ पे डालूं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपसे पूछेगा मीनिंग क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का, तो आप क्या बोलोगे, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है वो हमें सीखना है। वो मैंने आपको पहले बता दी, डेबिट होती है लेफ्ट साइड होती है अकाउंट, क्रेडिट होता है राइट साइड होती है अकाउंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेबिट रिफर टू, डेबिट रेफर टू लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड जो होती है उसको हम डेबिट साइड कहते हैं। एंड क्रेडिट रेफर टू, एंड क्रेडिट रेफर टू राइट साइड ऑफ द अकाउंट, राइट साइड ऑफ द अकाउंट। क्रेडिट को क्या बोलते हैं, अकाउंट का राइट साइड कहते हैं। मैं तो कुछ ऐसे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों जिसकी पहली बार पढ़ा हूँ। अगर आपको ये सब पता है स्पीड में ले सकते हैं, नहीं पता तो आप कर सकते हैं। इन द एब्रीविएशन, in the abbreviated from DR for debit, DR stand for debit, abbreviation क्या है इसका, DR stand for debit and CR stand for credit। CR किसको स्टैंड करता है, क्रेडिट। DR डॉट होता है, CR डॉट मतलब एब्रीविएशन यूज करा है मुझे उसका। तीसरा एन आइटम, एन आइटम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूँ, एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। कोई भी आइटम अगर डेबिट साइड पे लिखा जाता है, रिकॉर्डेड करा जाता है ऑफ एन अकाउंट, किसी में अकाउंट के, किसी में अकाउंट के, is said to be, said to be debit, is said to be debit to the account, debited to the account, debited to the account, debited to the account। कहता है कोई भी आइटम अगर डेबिट साइड पे लिखा जाता है किसी अकाउंट के, अगर डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर डेबिट साइड पे लिखा जाता है तो हम कहते हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट कर दिया, ऐसे बोलते हैं। क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। जैसे कि मैंने कहा कैश अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ऐसे बोलिए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम डेबिट साइड में लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट कर दिया। बोलेंगे राम अकाउंट डेबिट कर दिया, श्याम अकाउंट डेबिट कर दिया, मोहन अकाउंट डेबिट कर दिया। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांजैक्शन, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर हम डेबिट साइड पे डालते हैं किसी अकाउंट के, तो हम कहते हैं ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये पर्टिकुलर अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, ऐसे बोलेंगे। तो अगर मैं आगे जाकर बोलूं भाई
आप ना श्याम अकाउंट को डेबिट कर दो, तो क्या करोगे आप? श्याम अकाउंट को डेबिट कर दो। अगर मैं ऐसे बोलूं श्याम को डेबिट कर दो, राम को डेबिट कर दो या मोहन को क्रेडिट कर दो, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे अच्छा डेबिट कर दो, तो डेबिट साइड में डाल दूंगा। आप कहोगे क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट साइड में डाल दूंगा। ये तरीका है। तो आइटम रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट। मैंने अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगर कोई भी आइटम आप डेबिट साइड में डालते हो, उसका मतलब ये हुआ आपने अकाउंट को डेबिट कर दिया। सिमिलरली इन क्रेडिट, सिमिलरली क्या हो गया? क्रेडिट में होगा एन आइटम recorded on the credit side of an account is said to be, क्या कर दिया? is said to be credited to the account, अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगर आप कोई भी आइटम को कोई भी आइटम को अगर आप क्रेडिट साइड में डाल देते हो, तो हम कहते हैं हमने क्रेडिट कर दिया उस अकाउंट को। अकाउंट को डेबिट कर दिया, अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अकाउंट को डेबिट कर दिया, अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये तरीका है डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब। तो अगर आपसे बोले डेबिट एंड क्रेडिट बताओ, तो आप कहोगे ये कुछ नहीं होते, एक साइड होती है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड को डीआर बोलते हैं, क्रेडिट साइड को सीआर। अगर अकाउंट को हमें डेबिट करना हो तो हम कहेंगे डेबिट साइड में डाल दो, अगर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा तो हम कहेंगे क्रेडिट साइड में डाल दो। ये कहेंगे, ये तरीका हो गया इनको बोलने का। अब हमें सीखना है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो कि हमारी अब शुरुआत होगी असली। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको करने से पहले मैं क्लासिफिकेशन कराना चाहता हूँ, तो उसको हटा दो। क्लासिफिकेशन करते हैं पहले। क्लासिफिकेशन आप बताओ, क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन आप बताओ, एंड डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को कितने भागों में क्लासिफाई करा गया, और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से पेपर में आता तो नहीं है, बट इस चैप्टर से आगे वाले चैप्टर हो पाए। अकाउंट को कितने भागों में क्लासिफाई करा? मैंने अकाउंट को 2 भागों में क्लासिफाई करा। अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड, अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड in 2 ways. अकाउंट कैन क्लासिफाई इन 2 ways. 2 भागों में अकाउंट को क्लासिफाई करा गया है, पहला और दूसरा। पहला वर्ड ट्रेडिशनल अप्रोच, पहले का नाम दिया ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि दूसरा इसका नाम है इंग्लिश अप्रोच। दूसरा क्या नाम है? इंग्लिश अप्रोच। एंड दूसरे को बोला मॉडर्न अप्रोच, जो कि इसको बोलते हैं अकाउंटिंग अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। एंड साथ में अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। मतलब 2 टाइप के अप्रोचेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो दोस्तों मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच सीख लिया तो आपने अकाउंटिंग का बहुत कुछ सीख लिया। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चला आ रहा है, पुराना है। मॉडर्न मतलब जो नया नया है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मतलब इसको इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है, और मॉडर्न अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। दोनों ही सिंपल है, दोनों ही मेथड से एक ही आंसर आता है, दोनों ही क्लासिफिकेशन से एक ही तरीके आंसर है, बस तरीका अलग है बताने का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच पर, उसके बारे में बता देता हूँ। तो मैंने स्टार्ट करा ट्रेडिशनल अप्रोच। फेमस नाम इसके ट्रेडिशनल अप्रोच है, पर एमसीक्यू वगैरह में आपसे पूछ सकता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, इंग्लिश अप्रोच, या मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच। अब भाई ट्रेडिशनल अप्रोच को 2 भागों में क्लासिफाई करा, बहुत ध्यान समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच को 2 भागों में क्लासिफाई करा। पहले का नाम दिया पर्सनल अकाउंट,
ट्रेडिशनल, ऐसे लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह पर लिखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ऐसे लिखो, क्या लिखोगे? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कैसे करा, मतलब अकाउंट को, एक अकाउंट को कितने भागों में क्लासिफाई करा, कितने भागों में बांटा ट्रेडिशनल अप्रोच से। अकाउंट्स को कितने भागों में क्लासिफाई करा ट्रेडिशनल अप्रोच से। मैंने कहा 2 भागों में क्लासिफाई करा। एक को बोला पर्सनल अकाउंट, एक को नाम दिया पर्सनल अकाउंट, एक को नाम दिया क्या? पर्सनल अकाउंट। एक को नाम दिया सर इम्पर्सनल अकाउंट। क्या नाम दिया? इम्पर्सनल अकाउंट। एक को बोला पर्सनल अकाउंट, एक को बोला इम्पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल अकाउंट को फर्दर और क्लासिफाई करा, पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर और क्लासिफाई करा, फर्दर 3 भागों में क्लासिफाई करा पर्सनल अकाउंट को, 3 भागों में। और इम्पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर 2 भागों में और क्लासिफाई करा। अगर मैं बोलूं ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट को कितने भागों में क्लासिफाई करा, तो 2, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के फर्दर 3 पार्ट, इम्पर्सनल अकाउंट के फर्दर 2 पार्ट। पर्सनल अकाउंट के जो तीसरा पहला 3 पार्ट है वो है, एक बोला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्या बोला? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एक बोला आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक बोला आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक बोला आपके पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक बोला रियल अकाउंट, एक बोला नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल। दोस्तों अकाउंट को 2 भागों में क्लासिफाई करा। आपसे जब भी पूछा जाएगा आप कहोगे 2 भागों में क्लासिफाई करा है, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल के फर्दर 3 पार्ट बनाए। पर्सनल पर्सनल में 3 पार्ट कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नीचे में सब में पर्सनल अकाउंट लिखा है, देखो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर मेनली जो 3 नाम है पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इन पर्सनल अकाउंट के अंदर फर्दर 2 कैटेगरी करी, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब एक एक करके इनको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई पर्सनल अकाउंट। मैंने हेडिंग क्या बनाई? पर्सनल अकाउंट की हेडिंग बनाई और उसको एक एक करके बताता हूँ। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले बताओ क्या है? नेचुरल पर्सन, डाली नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब इसके एग्जाम्पल, नेचुरल पर्सन कौन है? नेचुरल हम लोग। अगर कोई बिजनेस किसी ऐसे पर्सन से काम कर रहा है जो नेचुरल पर्सन, नेचुरल मतलब जो मतलब नॉन लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग वाले जो पर्सन हो गए वो है नेचुरल पर्सन। जो हम लोग होते हैं हम हो गए लिविंग थिंग। तो क्या हो गया? बिजनेस क्या नेचुरल पर्सन से काम कर, नेचुरल पर्सन अकाउंट का मतलब हो गया कि वो पर्सन जैसे हम, मेरे बिजनेस है तो मैंने आपके साथ ट्रांजेक्शन की, आप वो नेचुरल पर्सन, आप लिविंग थिंग। एक होते लिविंग थिंग, एक होते नॉन लिविंग, जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको लिविंग में आता है। और नॉन लिविंग थिंग जो जैसे लकड़ी हो गई, ये सब हो गया, ये हो गई नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन के बारे में जो बताया गया, जैसे कि हम नेचुरल पर्सन हो गए, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, है ना। नाम जिसमें आ जाता है, जिसमें क्या आ जाता है? नाम, नीचे नाम आ जाता है, वो हो गया नेचुरल पर्सन। क्योंकि देखो अगर हम किसी कंपनी से डीलिंग कर रहे हैं तो कंपनी क्या नेचुरल पर्सन, क्या वो हमारे साथ महसूस कर सकती है? ठीक है, महसूस तो नहीं कर सकती ना कंपनी। मैंने कहा टाटा कंपनी से मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी या रिलायंस से मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी, क्या वो महसूस कर सकती है? नहीं कर सकती। तो वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। क्या आ गया दोस्तों? वो आ गया आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब नेचुरल पर्सन के अंदर कौन से लोग आ गए? जैसे कि मोहन, राम, श्याम, कमल वगैरह, ये सब नेचुरल पर्सन के अंदर आते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे नेचुरल पर्सन मीन्स, अब अगर आप बोलेंगे नेचुरल पर्सन मीन्स, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, पर्सन लिखो, नेचुरल पर्सन मीन्स अ पर्सन, कोई पर्सन who is creation of God, who is creation of God। तो हम लोग क्रिएशन ऑफ गॉड क्या होगा? हम लोग, हमें किसी ने बनाया तो नहीं, हम क्रिएशन ऑफ गॉड है, ठीक है। और
नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जिसको कोई ना कोई इंडिविजुअल बनाता है, कोई ना कोई। कंपनी कौन बनाया, कंपनी क्रिएशन ऑफ बोर्ड तो नहीं बनेगी, अपने आप तो नहीं बनेगा ना। जो पीपल्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो अपने आप बनते हैं, क्रिएशन ऑफ बोर्ड होता है दोस्तों। पर जो कंपनी होती है वो अपने आप नहीं, उसको बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। जिसकी मैं एग्जांपल अगर इसमें रखूं तो किसी भी नाम आ जाए तो आप क्या कहोगे, जैसे कि राम अकाउंट नेचुरल पर्सनल है, श्याम अकाउंट, किसी का भी नाम आ जाए, जो पर्सन है दोस्तों, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जो भी पर्सन का नाम आ रहा है दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन अकाउंट। अगर मैं उसको बोलूंगा तो बताओ, अगर आप मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी श्याम से तो वो क्या है, श्याम नेचुरल पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सा वाला पार्ट है, नेचुरल वाला पार्ट है। अगर मैं बोलूँ आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल क्या होगी, कंपनीज, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन आ गया दोस्त, जैसे कंपनीज हो गई, कंपनीज टाटा, रिलायंस, बिरला। आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स अ बिजनेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, फर्म। बिजनेस को इतने तरीकों से जाना जाता है, बिजनेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, फर्म आर क्रिएशन बाय द पर्सन, क्रिएशन बाय द पर्सन। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं, तो अगर किसी भी कंपनी का नाम आएगा तो वो क्या है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, बनाया गया है, उसको बनाया गया है सर। तो जैसे कि मैंने कहा, टाटा कंपनी के साथ अगर ट्रांजेक्शन करते हो, रिलायंस के साथ करते हो, एयरटेल के साथ करते हो, सोनी के साथ कर सकते हो, है ना, वीडियोकॉन एक्सेट्रा, जितनी कंपनी के नाम हो सकते हैं वो सारी कंपनी कहाँ है कि आर्टिफिशियल, क्योंकि उनको बनाया जाता है बाय द पर्सन, क्रिएशन बाय दी पर्सन। पर जो नेचुरल होते हैं क्रिएशन बाय दी गॉड होते हैं, जैसे नेचुरल हम लोग होते हैं, आर्टिफिशियल जिसको बनाया गया है, ठीक है। तीसरा तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों अगर ट्रांजैक्शन के अंदर आप ये नहीं बता पाए कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन में आया तो आप नहीं कर पाओगे। इसी पे मेहनत करनी है, इस पे वर्कआउट करना है आपको, इसे वर्क करना है कि यहाँ पर हम एक ट्रांजेक्शन को पढ़कर ये बता सके इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पर्सनल है, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल है, क्या है। अगला है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट A/C को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि ये क्या है, these are the account, these are the account, क्या लिखना, these are the account which represent a certain person or group of a person, certain person or group of a person, certain person of a group of a person। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, कहता है रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक अकाउंट जो एक पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ अ पर्सन को रिप्रेजेंट करे। ऐसा कोई अकाउंट जो किसी एक पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ अ पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, ध्यान देना। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप आउटस्टैंडिंग रेंट सुनते हो तो ये मतलब क्या कि वो रेंट जो पे करना था पर हमने नहीं किया, तो मतलब ये कहीं ना कहीं लायबिलिटी को दर्शा रहा है। वो रेंट जो पे करना था पर हमने नहीं किया, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बोलते हैं उसको, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस रेंट को जो पे करना था पर नहीं किया गया। जैसे एग्जांपल प्रीपेड रेंट, वो रेंट जो नहीं पे करना था फिर भी कर दिया, ये भी कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ने किसी चीज को। तो एक लैंड लोड को रेंट पे नहीं करना था फिर भी हमने कर दिया, तो लैंड लोड के ऊपर हमने एडवांस में रेंट दे दिया, तो क्या है, ये किसी पर्सन लैंड लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पर्सन को रेंट देना है पर दिया नहीं, रेंट एडवांस में दे दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट। और क्या बताता है, एक्रूड इनकम, वो इनकम जो कमाली पर मिली नहीं। तो एक्रूड इनकम कहीं ना कहीं किसी एक इनकम को कर रहा है, इनकम को शो कर रहा है कि भाई ये इनकम, पर्टिकुलर इनकम जो कमा ली थी मैंने या हम सब ने, पर हमें मिली नहीं, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव।
और इनकम रिसीव एडवांस, जो इनकम कमाई नहीं फिर भी एडवांस मिलेगा, ये भी क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये सब जो एडजस्टमेंट एंट्री जो मैंने आपको पहले सिखाई थी, ये सब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती है। ये ना कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो रेंट जो पे करना था पर किया नहीं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रहा समझ में, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक दोस्तों, इस वाले रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर रूल अप्लाई होता है। रूल होता है डेबिट द रिसीवर कॉमा क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये रूल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर अप्लाई होता है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर क्या होता है इनका मतलब, अभी आपको इसी के नीचे लिखना है, रिप्रेजेंटेटिव के नीचे लिख देना है। अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस मैं लिख रहा हूँ, इनको इकट्ठा बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्लासिफिकेशन समझाना है कि क्लासिफिकेशन समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इन पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट का मतलब इसके अंदर रियल अकाउंट पहला क्या आ गया, रियल अकाउंट, और दूसरा आ गया नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट समझना ध्यान से। रियल अकाउंट आर द अकाउंट, रियल अकाउंट आर द अकाउंट which are related to, which are related to tangible or intangible, which are related to tangible or intangible assets। ऐसा कोई अकाउंट जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट को रिलेट करता है, मतलब जितनी भी एसेट है सारी की सारी कहाँ आती है, रियल अकाउंट में। जैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखो दोस्तों, क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग डेटर करेंगे। क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग डेटर। भाई डेटर नहीं आते यहाँ पर। डेटर कौन होता है, वो पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है। तो एसेट बन जाती थी हमारी, याद है, डेटर जिस बंदे से पैसा लेना हमारी एसेट बन जाती थी, पर नहीं, हमने कहा डेटर नहीं आएंगे यहाँ पर। भले हमारी एसेट बन जाती है, भले हमारी एसेट, पर वो पर्सन है, इसलिए उसको नेचुरल पर्सन, उसके लिए पहले से डिफिनेशन पहले से बता दी, इसलिए उसको नेचुरल पर्सन के अंदर बताया गया। तो आज के बाद अगर कहीं लिखा हुआ डेटर, एक पर्सन है डेटर, डेटर वैसे तो हमारी एसेट मानी जाती है, उसको मान लेते हैं, होता थोड़ा ना एसेट, सॉरी एसेट मान लेते हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो वो क्या है, एक पर्सन है। मान लो आपने मुझे पैसा देना है, तो आप मेरे लिए क्या हो गए, डेटर हो गए। तो वो जो आप मेरे लिए डेटर हो गए, तो आप तो नेचुरल पर्सन हुए ना। तो आपको मैं एसेट बना लूं या नेचुरल पर्सन में जाकर दे दूं, तो नेचुरल पर्सन, क्योंकि आप मेरे क्या है, नेचुरल पर्सन है। इसलिए एक्सक्लूडिंग डेटर, डेटर को यहाँ पर एक्सक्लूड करते गया, क्योंकि डेटर को क्या बोला, कहा कि इसको नेचुरल पर्सन के अंदर डालें। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सुनना, एग्जाम्पल जैसे कि क्या होगा, बिल्डिंग, मतलब एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, कंप्यूटर, मतलब जिसको हम छू सकते देख सकते कंप्यूटर। और अगर मैं इंटेंजिबल एसेट की बात करूँ तो गुडविल, ये सब बताया मैंने आपको, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ठीक है सर, ये है टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट। जितनी भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट होगी वो होगी रियल अकाउंट। और इसके अंदर जो रूल अप्लाई होता है वो होता है डेबिट व्हाट्स कम इन, डीआर को डेबिट, व्हाट्स कम इन, व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। इसको मैं बात बताऊंगा, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भैया आपको समझ आ गया रियल अकाउंट क्या होता है। जितनी भी एसेट्स है वो रियल अकाउंट है, एक्सक्लूडिंग डेटर। तो अगर कहीं डेटर आ जाएगा तो बोले बताओ क्या है डेटर, तो आप कहोगे नेचुरल पर्सन अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं। ठीक है, भले उसको एसेट मान लेते हैं, पर इसको कहाँ डाला गया, नेचुरल पर्सन, क्योंकि वो पर्सन होता है दोस्तों। फिर आ गया लास्ट में नॉमिनल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्त, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि पर्टिकुलर ये चीज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, बस सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका बेस क्लियर हो ही नहीं सकता। अगर आपको अपना बेस क्लियर करना है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा और इसको समझना ही पड़ेगा। जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए अकाउंट्स का, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे अकाउंट्स का। क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट, देखना, अकाउंट विच आर रिलेटेड टू, which are related to expense, losses, profit, income, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट इनकम एक ही होता है, और गेन, गेन, और इन सबको बोले तो अगर रिवेन्यू, मतलब जो नाम आ रहा है मैंने सारी इनकम और सारे खर्चे, मतलब नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा दोस्त, सारी इनकम और सारे खर्चे होंगे दोस्त जो आएगा नॉमिनल अकाउंट। मतलब आपके पास एक्सपेंस पे करने, इसलिए एग्जांपल ले लेते हैं, आपने सैलरी पे करी, सैलरी पेड, पेड लिखा होना चाहिए, पेबल नहीं, पेबल का मतलब पे करनी है, वो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी फिर।
पे करनी है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया, पे कर दी हो जब खर्च हो गया, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, खर्चा, आपके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड हो गई हो, रिसीवेबल नहीं, रिसीवेबल का मतलब रिसीव होने बाकी है, तो एक्रूड इनकम हो गई, फिर तो कहाँ आएगा रिप्रेजेंटेटिव में। तो यहाँ पर जो खर्चा पे हो चुका, पैसा चले गया जिससे, और जिससे पैसा आ गया, तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो क्या होगा, नॉमिनल, मतलब नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेज, जितने भी इनकम, जितने भी गेन, जितने भी रेवेन्यू, इस खर्चे और इनकम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपके पास बताता है कि भाई वो कोई भी अकाउंट जो खर्चे, इनकम, लॉसेस, गेन वगैरह के रिलेटेड है, वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट आज से कही जाएगी। इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव मतलब जितने भी इनकम और जितने भी खर्चे एक्सेट्रा। और इसके अंदर जो रूल लगता है वो लिखता है डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, all the losses and expense, debit all the losses and expense, credit all the income and gain, all the income and gain। इस पे ये रूल अप्लाई होता है, income and gain, debit all the losses and expense, credit all the income and gain। तो इस पे ये वाला रूल अप्लाई करेगा। तो नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये सब समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ, उस हिसाब से मुझे बताना कि कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल, कौन सा नॉमिनल, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव, ये सब बताओगे एग्जांपल से डायरेक्ट करके, कि आप कर सीख पाए नहीं सीख पाए। एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, कॉपी में उतारना है आपको एग्जांपल, ठीक है, एक एक करके बताओगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एक करके आप मुझे बताना, ठीक। चलो भाई, एक एक करके मुझे बताना है कौन कौन सा बताओ। कैश क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या होगा, रियल होगा, नॉमिनल। पहले बताओ कैश हमारे लिए क्या है दोस्त, कैश हमारे लिए क्या है ये बताओ। कैश हमारे लिए एसेट्स मान जाती है, क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, कैश को हम छू सकते हैं, ये हमारी एसेट है, तो एसेट कहाँ है, रियल अकाउंट का है, ये बताना आपको। अगर आप ये बता देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीखना सीख गए ना तो कुछ भी नहीं। सर ये तो बहुत आसान है, मैंने कहा आसान है ही, एकदम मुश्किल थोड़ी ना है, आसान तो है ही। तो बस आपको यही तो बताना है, अकाउंट थोड़ा मुश्किल थोड़ी ना है सर, बताओ। अब मुझे बताओ बैंक, बताओ बैंक क्या होगा, बैंक क्या, बैंक एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल, क्योंकि इनको बनाया गया है, क्या बोला है, बनाया। तो क्या बोलूंगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्या बोलूंगा, आर्टिफिशियल। तो इनको पर्सनल अकाउंट में डाल देते हैं, कहाँ डाल देते हैं, पर्सनल अकाउंट। मेनली 3 अकाउंट को मेजर करा जाता है, पर्सनल, पर्सनल के कैटेगराइज को मेजर कभी नहीं करा जाता, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाए, पर्सनल के अंदर आ जाए, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। अगर आप लिख सकते हो पर्सनल में आर्टिफिशियल तो अच्छी बात है, आर्टिफिशियल, पर इतना कैटेगराइज करना जरूरी नहीं होता। 3 चीज कैटेगराइज करनी है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। क्या बोला मैंने, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों को कैटेगराइज कर दो। मैंने कहा बैंक क्या मान लिया, पर्सनल, क्यों, बैंक हमारी एसेट साइड में जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर हमारा पैसा पड़ा हुआ, एसेट मान लेंगे। पर बैंक जो मैं ट्रीट कर रहा हूँ, बैंक एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक सब क्या है, आर्टिफिशियल, क्योंकि उनको बनाया गया है, आर्टिफिशियल। आपको समझ में आता है वो, देखो। आउटस्टैंडिंग सैलरी बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी बताया था, वो सैलरी जो पे कर दी, पे करनी थी पर करी नहीं है, तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, वो भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो पर्सनल अकाउंट पर रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सन, उसके अंदर 3 थे, तो रिप्रेजेंटेटिव वाला। इसके बाद फोर्थ बताओ आप, सेल, सेल मेरे लिए क्या होगी बताओ, मैंने किसी को माल बेचा तो मैंने क्या कमाया, इनकम कमाई, रेवेन्यू कमाई, तो क्या होगा, नॉमिनल, जितने भी इनकम और खर्चे वो कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट कहाँ आएगा, खर्चे इनकम सारे क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। खर्चे और इनकम कहाँ आएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, याद रखना। एसेट सारे कहाँ आएंगे, रियल में, और बाकी सब कहाँ जाएगा, पर्सनल में। तो 5वां, आपको 2 चीज आते हैं, जितनी भी एसेट है रियल में एक्सक्लूडिंग डेटर, और जितने भी खर्चे, इनकम, गेन, प्रॉफिट वगैरह सब है वो नॉमिनल में, बाकी सारा कहाँ जाएगा, पर्सनल में। लो, एक्रीड इंटरेस्ट, क्या बोला मैंने, एक्रीड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो कमा लिया पर मिला नहीं। बताओ, अब मुझे बताओ, क्या ये मेरी इनकम है, नहीं, इनकम कमा ली पर मिली नहीं, इनकम कमा ली पर मिली नहीं, अभी मिलनी बाकी है। सर इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर मैंने बताया था आपको, पर्सनल अकाउंट। सर ये तो हमारी एसेट मानी जाती है, मैंने कहा एसेट मान लेते हैं, पर ये किसको, कहीं ना कहीं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इनकम को जो कमा ली पर मिली नहीं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ठीक है, समझ में आगे नहीं आया। चलो, इसके बाद लिखना लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड का मतलब क्या हो गया, लीज होल्ड जो हमने होल्ड पर ले रखी है गवर्नमेंट से, याद है मैंने बताया था, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, वो तो एसेट्स हो गई, और एसेट हो गई तो ये क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। लीज होल्ड का मतलब क्या, देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम गवर्नमेंट से ना लैंड ले लेते हैं लीज पर 10-10, 20-20 साल के लिए, और वहां से निकालते हैं कोयला,
माइंस क्वाइंस वगैरह कोयला निकालते हैं। तो गवर्नमेंट के पास लैंड होती है, गवर्नमेंट की लैंड है, तो वहां से हम लीज पे ले लेते हैं। कंपनी क्या करती है, लीज पर लैंड लेती है। लीज मतलब रैंड पे लैंड ले लेती है, उसको प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेती है 10-20 साल के लिए, और वहां से जितना भी कोयला निकलता है तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है इसके लिए, पर बहुत सारा कोयला निकलता है तो कंपनी का काम होता है। तो ये क्या होगी, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या होगी, एसेट्स हो गया मान लो, ठीक है। आया समझ लीज होल्ड टाइम का मतलब क्या है। अब मुझे बताओ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है ये बता दो। चलो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कौन ले आता है, ऑनर। कौन, ऑनर। ड्राइंग्स कौन ले आता है दोस्त, ऑनर ले आता है, ऑनर। और ऑनर के बाद जाके तो क्या हो गया, पर्सन हो गया, पर्सन तो नेचुरल पर्सन हो गया। मुझे बताओ ड्राइंग्स क्या मेरे लिए इनकम है, क्या खर्चा है, नहीं। ड्राइंग्स क्या मेरे लिए एसेट है, नहीं। तो क्या है फिर, पर्सनल है। और पर्सनल में कौन सा, नेचुरल पर्सन, क्योंकि ऑनर ले आता है, नेचुरल पर्सनल है, ठीक है। आठवां, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या होगा दोस्त, डिस्काउंट रिसीव्ड। नौवां, बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट मतलब क्या होता है, लॉस। 10वां, परचेज, अच्छा परचेज करने पे क्या होगा, खर्चा। 11वां, बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर, इसका मतलब बताया वो बैड डेट जो लॉस हो गया था, वो लॉस अब मेरे लिए क्या हो गया, रिकवर हो गया। इसके बारे में देखिए, डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, नॉमिनल, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इनकम है। बैड डेट क्या है, लॉसेज है, ये मेरी इनकम होगी, इस वजह से मैंने नॉमिनल अकाउंट बोला। ये क्या मेरा लॉसेज है, तो ये मेरा नॉमिनल आएगा, क्योंकि जितने भी इनकम और लॉसेज और खर्चे सारे कहाँ आएगा, नॉमिनल में आते हैं। परचेज खर्चा है, मैं किसी सामान खरीदूंगा तो मेरा खर्चा होगा, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल आएगा। नॉमिनल ये क्या मेरे एक्सपेंस है। बेटर रिकवर, वो बेटर जो लॉस मान लेता, अब मुझे वापस मिलेगा तो क्या मान लो, इनकम। पहले मैंने बेटर हुआ तो लॉस मान लिया, अब मुझे रिकवर हो गया तो क्या मान लो दोस्त, इनकम मान लेते हैं। भाई आपने मुझे पैसे दे थे 10 लाख रुपए, आपने नहीं दिए, मैंने बेटर मान लिया। अब अगर कुछ टाइम बाद, 2 साल, 20 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपने मुझे पैसे दे दिया, तो जो लॉस मैं पहले मान चुका हूँ अब तो मुझे पैसा मिल गया ना, तो अब इनकम मान लो। क्या मान लो, इनकम। तो नॉमिनल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इनकम में जाएगा, इनकम मान ली जाती है इसको। 12 बता दो आप क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। बताओ क्या होती है प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी ये क्या होती है, मान लीजिए एसेट होती है, वो भी कौन सी, टेंजिबल एसेट, तो ये कहाँ जाएगा, रियल में जाएगा। तीसरा आपके पास क्या होगा, कैपिटल। मुझे बताओ कैपिटल क्या होगी, कैपिटल कौन लगाता है, ऑनर लगाता है, ऑनर। प्लांट एंड मशीनरी क्या होगी, रियल अकाउंट होगा, क्योंकि हमारे लिए एसेट है। ये हो गया पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल कौन लगाता है, ऑनर, और ऑनर कौन होता है, नेचुरल पर्सन, तो पर्सन में कौन सा आएगा, ये नेचुरल आएगा। 13 हो गया, 14 बता दो, सारा कर लेते हैं। इंटरेस्ट, अगर आपको ये पता चल गया ना सब, ये अगर निकालना, इंटरेस्ट पेड क्या है, खर्चा, कहाँ जाएगा, नॉमिनल में। 15 आपके पास प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट वो 4 एक्सपेंडिचर सारी की सारी कहाँ जाती है, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। 16 कैरिज इनवर्ड, कैरिज मतलब होता है भाड़ा, किसी गुड्स को अंदर लाते वक्त मैंने भाड़ा दिया, अपनी फैक्ट्री के अंदर लाया, इनवर्ड मतलब लाया, इनवर्ड मतलब लाना, फैक्ट्री के अंदर लाने के लिए मैंने क्या दिया, किराया दिया, तो वो किराया मिले क्या होगा, खर्चा। और एंड में गुडविल, गुडविल क्या होगी दोस्त, गुडविल मेरी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट। तो मुझे बताओ क्या क्या होगा, इंटरेस्ट पे करा, नॉमिनल होगा, क्योंकि ये मिले क्या है, एक्सपेंस है, पे करना मिले क्या है, एक्सपेंस। प्रीपेड रेंट, वो रेंट जो पे नहीं करना था फिर भी आपने एडवांस में करते, तो प्रीपेड रेंट क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैरी जनरल मतलब, कैरी मतलब भाड़ा, भाड़ा दिया मतलब किराया दिया, कब दिया किराया, जब मैं किसी चीज को अपने फैक्ट्री के अंदर ला रहा तो किराया दिया, तो ये क्या होगा, एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस क्या होता है सर, एक्सपेंस हो गया नॉमिनल अकाउंट। और गुडविल मेरी होती है एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होगा, रियल अकाउंट आएगा, ये होगी इंटेंजिबल एसेट्स, आई ए फॉर इंटेंजिबल एसेट। समझ में आ रहा है, और कराते हैं, और करते हैं सर। जितने हो रहे हैं ना अकाउंट में, जितनी बातें आ रही है सारी कर देते हैं, जिसमें आपको पता चल जाए। ये बातें आप बार बार करोगे, इसको आप बार बार रिवीजन करोगे। देखो जिसके अकाउंट नहीं है मैं उसको कहता हूँ ये चीज, क्योंकि जिन्होंने पहले से अकाउंट पढ़ी होती है उनको ये पता होता है, पर जिन्होंने पहले से अकाउंट नहीं पढ़ी तो उनके लिए कहूंगा कि ये चीज बार बार करो, जिससे आपको रिवीजन, क्योंकि स्पीड से भाग रहा है कोर्स स्पीड से भाग रहा है। तो 11वीं एक बहुत बड़ा था। अगर 11th की बात करो, 11th के अंदर जब अकाउंट पढ़ी थी ना, तो ये चीज हमारा पता है कौन से चैप्टर में था, 8वें 9वें चैप्टर में था। ठीक है, ये चीज 8वें 9वें चैप्टर, 7वें 8वें में होगा। तो ये चीज ना बहुत जटिल है, मतलब अगर फर्स्ट टर्म वगैरह होता था ना, 11th 11th क्लास में क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वगैरह होते थे। मैं अकाउंट्स वाले जो अकाउंट नहीं पढ़ी उनको बता रहा हूँ, अकाउंट्स वाले नहीं है उनको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होते हैं दोस्त। तो फर्स्ट टर्म के अंदर पूरा ही पढ़ाया जाता है, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, एक स्टडी नोट आपका जो पहला है, जो पहला आपके पास जो पहला चैप्टर है वो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ करता था 11वीं के अंदर। ठीक है, तो वो चीज समझो, जो फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाएगी वो एक चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एडवांस चीज मिल रही है, कहीं ना कहीं जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। ठीक है, और भी चैप्टर्स है, इसलिए आप इनको रिवाइज करते रहो अपने हैंड में, ठीक, बढ़िया तरीके से इनको रिवाइज करते रहो। अब मुझे बताओ रेंट रिसीव, रेंट रिसीव मेरे लिए क्या होगा, आप बताओ। सर ये नॉमिनल है, क्यों सर, क्योंकि ये इनकम होगी सर हमारे लिए,
रेंट रिसीव करना मिले क्या इनकम। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा भाई 19 में चलते हैं। मैंने कहा बिल्डिंग, बताओ बिल्डिंग क्या होगी मान लिया। सर ये तो एसेट है। एसेट है तो ये कहाँ आएगा, रियल अकाउंट में। तो मैंने यही तो सिखाना चाहता हूँ कि कौन सा रियल में आएगा, कौन सा अप्रोच में आएगा, कौन सा नॉमिनल में, कौन सा पर्सन में। रियल अकाउंट है क्योंकि ये हमारे लिए एसेट मानी जाती है। प्लीज इसे बताओ। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज क्या बड़ा है, परचेज। परचेज करने में क्या होगा, खर्चा होगा। और खर्चा होगा तो क्या मान लीजिए होगा, आपके पास एक्सपेंस होगा तो आपके पास नॉमिनल होगा, क्योंकि परचेज अकाउंट हमेशा कहाँ आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है। सेल कहाँ आती है, इनकम होती है हमारे लिए, और ये हमारे पास नॉमिनल रहेगी। सेल हमारी इनकम है, नॉमिनल। तो जितने भी इनकम और जितने भी खर्चे हैं वो क्या है, नॉमिनल और आपके पास हाँ नॉमिनल। ठीक है भाई, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद अब हम अपने बुक में चलते हैं, बुक में देखते हैं बुक में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। और बुक में भी करते हैं, इसमें बुक में भी एक दो क्वेश्चन है। बुक का दोस्त अभी नहीं कर पाएंगे, मैंने चेक करा, अभी नहीं कर पाएंगे बुक का। बुक में भी जब कराऊंगा, जब आपको रूल्स सिखाऊंगा, तो रूल्स जो है आप सीखते हैं। और रूल सीखकर नेक्स्ट क्लास में रूल को एक्सप्लेन करेंगे। अभी भी गोल्डन रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल। मतलब ये मान लें गोल्ड है, गोल्ड, इसके बिना अकाउंट्स कर नहीं सकते, गोल्डन रूल कहते हैं। और ये गोल्डन रूल ट्रेडिशनल अप्रोच में फॉलो होते हैं, मॉडर्न अप्रोच में अलग रूल फॉलो होते हैं। गोल्डन रूल, दोनों रूल सिखाऊंगा। दोनों रूल सिखाने के बाद जाकर आपको मैं देखना। पहला रूल क्या होता है, गोल्डन, 3 रूल है गोल्डन रूल। कितने रूल है, 3 रूल। गोल्डन रूल में कितने रूल है, 3 रूल। और वो 3 मैंने ऊपर बताते याद है, अभी बताते हैं, इसमें डब्बा बना था। बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा आपके पास रूल कहता है, पहला रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा आपके पास क्या है, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, credit all the income and gain, all the losses and expense, credit all the income and gain. Debit the receiver, credit the giver. Debit what's coming, credit what goes out. Debit all the losses and expense, credit all the income and gain. ये 3 रूल है। ये रूल अप्लाई होता है पर्सनल अकाउंट में, ये रूल अप्लाई होता है रियल अकाउंट में, और ये रूल अप्लाई होता है नॉमिनल अकाउंट में। ये रूल अप्लाई होता है कहाँ पर, नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 रूल जो आपको सीखने हैं, इन 3 रूल से ही पूरी अकाउंटिंग चलती है। कोई सा भी अकाउंट बना लो जिंदगी के अंदर, इन 3 रूल पे ही डिपेंड होती है अकाउंटिंग। दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल। और इन्हीं 3 रूल को सीख के ही हम अपना आगे के चैप्टर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं आज की क्लास को यही समाप्त करूंगा, और अगली क्लास से मैं गोल्डन रूल से स्टार्ट करूंगा, और गोल्डन अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म करा दूंगा। अगली क्लास में ये चैप्टर मैं खत्म करा दूंगा, छोटा चैप्टर है। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। गोल्डन रूल सीखने के बाद हमें मॉडर्न अप्रोच से भी रूल सीखना है, वो क्या कहता है वो भी सीखना है। ठीक है, तो अगली क्लास में डिटेल में चैप्टर कराने वाला। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से हम चीजों को करने वाले हैं। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।